हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। व्याकरण शास्त्र में जैसा कि आप सभी को पता है हम समास को पढ़ रहे हैं। समास का सामान्य परिचय हमने पिछली क्लास में देखा था। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो लक्षण हैं उन लक्षणों की बात भी पिछली क्लास में की थी। इसके बाद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्यय विभक्ति समीप संप्रति वृत्ति अर्थाभावा त्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात दिथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र है जो कि अव्यय के साथ में 16 अर्थों में जो समास को करता है, विभक्ति है, समीप है ना, इन सारे अर्थों में जो समास को करता है वह अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद हम तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो है वह प्रथमा विभक्ति से लगा। प्रथमा तो कर्मधारय कहलाता है, द्वितीय से चतुर्थी तक जो तत्पुरुष समास के भेद थे उनकी बात हमने की थी। तत्पुरुष समास जो है वह उसके दो प्रकार कह सकते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष वह कहलाता है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वह कर्मधारय का ही अपर नाम है, क्योंकि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों अधिकरणों में विभक्ति की जहां पर समानता होती है वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है और समानाधिकरण तत्पुरुष का अपर नाम ही कर्मधारय समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद ही द्विगु कहलाता है। दूसरी बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष, और व्यधिकरण तत्पुरुष जो है वह द्वितीय विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्तियों की असमानता के आधार पर जो है वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है वह द्वितीय से लगा करके उत्तर पद में तो प्रथमा विभक्ति रहेगी, लेकिन पूर्व पद जो है उस पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक कोई भी विभक्ति हो सकती है, और इसी आधार पर जो है वह व्यधिकरण तत्पुरुष का जो भेद होता है वह उसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो द्वितीय श्रितातीत प्रतीत गतात्यस्त प्राप्तः पन्ने, तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुकृषिते, है ना, ये सारे जो तृतीय तत्कर्थार्थ गुणवचनेन, ये सूत्र कुछ है वह हमने पिछली क्लास में देखे थे। अब आज की क्लास जो है उस आज की क्लास में हम देखेंगे कि पंचमी तत्पुरुष समास है, उस पंचमी तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो पंचमी तत्पुरुष समास का विधायक जो सूत्र है वह है पंचमी भयेन। क्या है? पंचमी भयेन। अब पंचमी भयेन ये पंचमी तत्पुरुष समास विधायक सूत्र है, और ये सूत्र ये कहता है कि पंचम्यंत जो पद है, कौन सा पद है? पंचम्यंत जो पद है उस पंचम्यंत पद का भयवाचक कोई शब्द हो तो उस भयवाचक शब्द के साथ में जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? पंचम्यंत पद समर्थ सुबंत पद का जब भयवाचक शब्दों के साथ में जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसका अर्थ लिख लें। पंचम्यंत पद का भयवाचक समर्थ सुबंत के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? भयवाचक शब्दों में क्या क्या आता है? तो भय, भीति, भयवाचक शब्दों में जो आते हैं शब्द वो आता है भय, भीति, भी, है ना, जो कि भयवाचक शब्द है। भी, भीत। तो ऐसे भयवाचक शब्दों का जब भी योग हो और उसके साथ पंचम्यंत पद हो तो उस पंचम्यंत पद का भयवाचक शब्दों के साथ में जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? हो सकता है परीक्षा में पीछे भयवाचक शब्द दे दे और आगे रिक्त स्थान में पूछ ले
कि रिक्त स्थानम पूरेत, हो सकता है वह अशुद्धि संशोधन में भी आ सकता है। तब हमें पता होना चाहिए कि यहां पर भयवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना, जिससे व्यक्ति या बालक को डर लग रहा है। तो जिससे डर लग रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे चोराद भयम, ठीक है। अब यहां पर भयवाचक शब्द है, भयवाचक शब्द का पंचम्यंत समर्थ सुबंत पद के साथ में योग हो रहा है ना। ये चोराद कौन सी विभक्ति का है? पंचमी विभक्ति का। तो चोराद भयम, चोर गसी भयसु, शब्द बनेगा चोरभ भयम, ठीक है। चोराद भीतः, चोर गसी भीतसु, शब्द बनता है चोरभ भीत। मृत्यो भीतः अर्थात मृत्यु से डरता है। किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। तो मृत्यु गसी भीतसु, शब्द बनता है मृत्यु भीतः। सिंहात भयम, सिंगात भयम। देखिए अलौकिक विग्रह में अगर आपको समस्या आती है कि अलौकिक विग्रह हमें याद नहीं रहता है, तो सु ओ जस अम ओटशस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस, ये जो सूत्र हैं, है ना, उन सूत्रों को सुबंत जो प्रत्यय हैं, उन सुबंत प्रत्ययों को आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि उसके सहायता से जो है वह आप लौकिक और अलौकिक, है ना, उन विग्रहों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिंगाद भयम, सिंह गसी भयसु, शब्द बनेगा सिंह भयम। व्रकाद भयम, व्रकाद भयम, व्रक गसी भयसु, शब्द बनेगा व्रक भयम, ठीक है। ये शब्द जो है वह पंचमी तत्पुरुष समास के हैं। सर्पाद भीतः, डरता है, किससे डरता है? सर्पाद, सांप से डरता है। तो यहां पर भयवाचक शब्द है, भयवाचक शब्द का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ में योग होने पर वहां पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष होता है। सर्प गसी भीतसु, शब्द बनता है सर्प भीतः। व्रकाद भी, व्रक गसी भी सु, शब्द बनेगा व्रक भी। दुष्टाद भी, है ना, दुष्ट व्यक्ति से डरता है व्यक्ति, तो दुष्ट गसी भी सु, शब्द बनेगा दुष्ट भी। फिर है भयाद भीतः, है ना, किससे डरता है? तो भय से डरता है, तो भय गसी भीत सु, शब्द बनता है भय भीतः। अगला है राज्य भयम, राजन गसी भयसु, शब्द बनेगा राजभ भयम। क्लियर? तो ये जो है जिससे डर लगता है ना, भयवाचक शब्दों के उत्तर में रहने पर जिससे डर लगता है या पंचम्यंत समर्थ सुबंत के योग होने पर वहां जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? चलिए अगला सूत्र है, उस अगले सूत्र की बात करते हैं। स्तोकांतिक दूरार्थक कृच्छाणिक तेन। स्तोकांतिक दूरार्थक कृच्छाणिक तेन। ये जो सूत्र है वह भी पंचमी तत्पुरुष समास को करता है। ये सूत्र क्या कहता है कि पंचम्यंत, है ना, पंचमी विभक्ति से युक्त स्तोक, अंतिक, दूरवाचक शब्द, ठीक है, और कृच्छ पद के रहने पर, उत्तर में त प्रत्यांत शब्द के रहने पर वहां पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? कैसे? एक तो स्तोक, है ना, पंचम्यंत, पंचमी विभक्ति से युक्त तो होने चाहिए। कौन कौन से शब्द? तो स्तोक शब्द, अंतिक शब्द, या दूर अर्थ, दूरवाचक अर्थ जो है ना, जो कि दूर का सेंस देते हैं, ऐसे दूर अर्थ को देने वाले वाचक शब्द हो या कृच्छ शब्द हो, ऐसे पंचम्यंत शब्द पूर्व में हो और उत्तर में त प्रत्यांत। कैसा? त प्रत्यांत शब्द जो है वह उत्तर में हो, तो वहां पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसका अर्थ लिखें,
स्तोक, स्तोक अंतिक, दूरवाची पद तथा कृच्छ। कृच्छ पंचम्यंत पदों के साथ तांत पद के योग होने पर, तांत का मतलब होता है त प्रत्यांत, ठीक है। तांत पद के योग होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर। स्तोक, अंतिक और दूरवाची पद तथा कृच्छ पंचम्यंत पदों के साथ में तांत पद के योग होने पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर। और पंचम्या स्तोकांतादिभ्य, ये जो सूत्र है, क्या सूत्र है? पंचम्या स्तोकांत, पंचम्या स्तोकादिभ्य, ये जो सूत्र है वह लौकिक विग्रह में जो विभक्ति का प्रयोग होगा पूर्व पद के साथ में, उस विभक्ति का लोभ का यह सूत्र जो है वह निषेध भी करता है। ठीक है। स्तोकांतिक दूरार्थक कृच्छाणिक तेन, ये जो सूत्र है वह तो वहां पर समास का विधान करेगा, और ये जो पंचम्या स्तोकादिभ्य, ये जो सूत्र है वह उस लौकिक विग्रह में जो विभक्ति है, पूर्व पद के साथ में लगी हुई विभक्ति है, उस विभक्ति के लोप का निषेध करता है। ये याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि स्तोकान मुक्त इत्यत्र विभक्त्याः निषेधः विभक्त्या निषेध है ना, विभक्ति का निषेध करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि पंचम्यः स्तोकादिभ्यः, ये जो सूत्र है वह उस स्तोकान मुक्त है ना, अंतिकाद आगतः, ऐसे जो सूत्र, ऐसे जो उदाहरण है उसमें विभक्ति का लोप करने वाला ये सूत्र कहा गया है। क्लियर। एक बार फिर, स्तोक, अंतिक और दूरवाचक शब्द और कृच्छ शब्द का योग जब तक प्रत्यांत शब्द के साथ में होगा तब वहां पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। और ये विभक्ति का लोभ करने वाला सूत्र है। अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अल्पाद मुक्तः, ठीक है। अब ये मुक्तः त प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, और पूर्व में क्या है? अल्प शब्द है। स्तोकान मुक्तः, स्तोक अंतिक दूर है ना, स्तोक अंतिक दूर वाचक जो शब्द है, तो स्तोक का मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। तो और अल्प का अर्थ क्या होगा? तो अल्प का अर्थ भी थोड़ा होता है। तो इसका शब्द अल्पाद मुक्तः अल्प गसी मुक्त सु शब्द बनेगा अल्पान मुक्तः, है ना, दोनों विकल्प में दोनों बनते हैं। स्तोकाद मुक्तः, वही स्तोक का मतलब होता है थोड़ा सा। स्तोकाद मुक्तः स्तोक गसी मुक्त सु, स्तोकान मुक्तः। अब यहां पर ये जो गसी, ये विभक्ति है ना, इस विभक्ति का जो है वह लोप नहीं होता है, इसका निषेध किया गया है। और कौन सा सूत्र है? तो मैंने पहले ही बताया, पंचम्या स्तुकादिभ्य। क्लियर। ये जो सूत्र है वह इस विभक्ति के लोप का निषेध करता है। कौन सा सूत्र है? पंचम्या स्तुकादिभ्य।
तो स्तोक, स्तोकाद मुक्त, स्तोक गसी मुक्त सु शब्द बनता है स्तोकान मुक्त। समीपाद आगत, समीप गसी आगत सु शब्द बनेगा समीपाद आगत। अब यहां पर देखिए स्तोक है, अंतिक है, ये वाचक शब्द पूर्व में है और उत्तर पद में जो है वह त प्रत्यांत शब्द है। कैसे है? त प्रत्यांत शब्द है, इसलिए यहां पर जो समास होगा वह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। समीपाद आगतः, समीप गसी आगतसु शब्द बनेगा समीपाद आगतः। अंतिकाद आगतः, अंतिक गसी आगतसु शब्द बनेगा अंतिकाद आगतः। दूराद आगतः, दूर गसी आगतसु शब्द बनेगा दूराद आगतः। विप्रकृष्टाद आगतः, विप्रकृष्ट गसी आगतसु शब्द बनेगा विप्रकृष्टाद आगतः। कृच्छाद आगतः, है ना, वो कृच्छ पद था ना अंत में, वही कृच्छाद आगतः। कृच्छ गसी आगतसु, कृच्छ गति गसी आगत सु शब्द बनेगा कृच्छाद आगतः। क्या बनेगा? कृच्छाद आगतः। क्लियर? तो ये पंचमी विभक्ति को करने वाले जो सूत्र हैं वह दो सूत्र थे। अब अगली विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं और उस अगली विभक्ति का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास विधायक जो सूत्र है वह एक है और उसका नाम है षष्ठी। बहुत छोटा सा सूत्र है। षष्ठी सूत्र जो है वह षष्ठी तत्पुरुष समास को करता है और षष्ठी तत्पुरुष समास में यह होता है कि जब षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत शब्द का किसी भी सुबंत शब्द के साथ में जब मेल हो रहा हो तो वहां पर जो है वह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत पद का जब किसी समर्थ सुबंत पद के साथ में मेल हो तो वहां पर जो समास होगा वह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। चलिए इसका अर्थ लिख लें। षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का जब किसी समर्थ सुबंत के साथ में जब किसी समर्थ सुबंत के साथ में मेल होता है तो वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है वहां पर? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का जब किसी समर्थ सुबंत के साथ में मेल हो तो वहां जो समास होगा वह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। देवानाम लोकः, ठीक है, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह देव आम लोकसु शब्द बनेगा देवलोकः। ठीक है। आत्मनः ज्ञानम, अब यहां पर ये जो षष्ठ्यंत पद है, षष्ठ्यंत पद का किसी समर्थ सुबंत के साथ में जब समास होगा तो वह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और षष्ठी जो है उपसर्जनम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र जो है उसमें प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है, निर्दिष्ट अर्थ है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के आधार पर उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो षष्ठी जो है वह प्रथमा विभक्ति में है, तो षष्ठ्यंत पद जो होगा अर्थात देवानाम आत्मनः स्वामिनः, तो ये जो है वह षष्ठ्यंत पद है। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो है उस सूत्र के आधार पर इनकी उपसर्जन संज्ञा होगी और इनका पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है। देवानाम लोकः देव आम लोकसु देवलोकः, आत्मनः ज्ञानम आत्मनगस ज्ञानसु आत्मज्ञानम, स्वामिनः सेवा स्वामिन गस सेवासु शब्द बनेगा स्वामी सेवा,
मनसः विकारः, मनस गस विकार सु शब्द बनेगा मनोविकारः। ये किसके उदाहरण है? तो ये षष्ठी विभक्ति के उदाहरण है। तपसः वनम, तपस गस वन सु शब्द बनेगा तपोवनम। तस्य पुरुषः, तद गस पुरुष सु शब्द बनेगा तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। सताम संगति, सत आम संगति सु शब्द बनेगा सतसंगति। राज्ञ धानी, राज्ञः धानी, राजन गस धानी सु शब्द बनेगा राजधानी। क्लियर? अब ये यहां तक हमने देखा वह षष्ठी जो तत्पुरुष समास है, उस षष्ठी तत्पुरुष समास की यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास जो है, उस सप्तमी तत्पुरुष समास की बात करेंगे और उसका जो सूत्र है वह है सप्तमी शोंडे। क्या है? सप्तमी शोंडे। सप्तमी शोंडे जो सूत्र है वह क्या कहता है? इसका कहना यह है कि जब सप्तम्यंत सुमर्थ सुबंत पद होगा, सप्तमी विभक्ति में जब कोई सुमर्थ सुबंत पद होगा, उस समर्थ सप्त्यंत समर्थ सुबंत पद का जब शोंडादि गण के किसी शब्द के साथ में मेल हो, जब सप्तम्यंत समर्थ सुबंत पद का शोंडादि गण की कोई शब्द है उसके साथ में जब मेल होगा, तब वहां जो शब्द समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अब एक शब्द जो नया आया है वह शोंडादिगण। अब ये शोंडादिगण क्या है और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वह हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कि जब पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना कर रहे थे तब शब्द जो है उन शब्दों को एक सूत्र में बांधने के लिए पाणिनि ने गणों का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? गणों का। और उन गणों को विभिन्न नाम दिए गए थे, है ना। तो यहां पर शोंडादि गण है, उस शोंडादि में मुख्य जो शब्द है वह शोंड था। उस शोंड शब्द के गण में और कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उसकी बात जो है वह यहां करते हैं अपन कि शोंडादि गण, इसका पहले अर्थ लिख लें। अर्थ होगा इसका कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का शोंडादि गण के शब्दों के साथ सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का शोंडादि गण के शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब इसमें शोंडादि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं उसकी बात करते हैं। तो शोंडादि गण में शोंड, धूर्त, चतुर, कितव, शोंड, धूर्त, चतुर, कितव, पंडित, कुशल, निपुण, दक्ष, है ना। ये शब्द जो है इत्यादि आदि, ये शब्द जो है वह शोंडादि गण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का जब शोंडादि शब्द गण के शब्दों के साथ में समास होगा तो वह तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। और शोंडादि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो शोंड, धूर्त, चतुर, कितव, पंडित, कुशल, निपुण, दक्ष आदि, ये जो शब्द है वह शोंडादि गण के अंतर्गत आते हैं। तो जब सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का इन शब्दों के साथ में यदि मेल हो
तब वहां पर जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वह है अक्षशोंडः। क्या है वह? अक्षशोंडः। अक्षेषु शोंडः, ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह। अक्षेषु अक्षेषु शोंडः, ये तो हो गया लौकिक विग्रह। अक्ष सुप, अक्ष सुप शोंडसु, शोंडसु शब्द बनेगा अक्षशोंडः। क्या बना? अक्षशोंडः। ये समस्त पद है, सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला है क्रीडायाम धूर्तः। क्रीडायाम धूर्तः शब्द है क्रीडा, क्रीडायाम धूर्तः क्रीडा गी धूर्तसु। शब्द बनेगा क्रीड़ा धूर्त। क्लियर? फिर है वाची निपुणः। वाची निपुणः, ठीक है। वाचगी, निपुणसु, वाचगी निपुणसु शब्द बनेगा वाक निपुणः या वांग निपुणः। फिर है व्यवहारे चतुरः। व्यवहारे चतुरः, देखिए यहां पर सारे उदाहरण देख रहे हैं अपन। वह पूर्व पद जो है वह सप्तमी विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी विभक्ति में। और उसके बाद यहां उत्तर में जो है वह शोंडादि जो गण है उस शोंडादि गण के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए सप्तमी शोंडेय सूत्र के द्वारा यहां पर समास होता है। व्यवहारे चतुरः, व्यवहारगी, व्यवहारगी चतुरसु, व्यवहारगी चतुरसु शब्द बनेगा व्यवहार चतुरः। क्या बनेगा? व्यवहार चतुरः। फिर है कार्ये दक्षः। कार्ये दक्षः, कार्यगी, कार्यगी दक्षसु, कार्यगी दक्षसु शब्द बनेगा कार्य दक्ष। कार्य दक्ष। फिर है धावने कुशलः। धावने कुशलः, धावनगी, धावनगी कुशलसु, धावनगी कुशलसु शब्द बनेगा धावन कुशलः। क्या बना? धावन कुशलः। क्लियर? एक है व्याकरणे पंडितः। एक और देख लेते हैं, व्याकरणे व्याकरणे पंडितः शब्द बनेगा व्याकरण, व्याकरणगी पंडितसु, व्याकरणगी पंडितसु
ठीक है, शब्द बनेगा व्याकरण पंडितः। क्या बनेगा? व्याकरण पंडितः। क्लियर? तो ये हमने जो सूत्र पढ़ा है वह ये है कि सप्तमी शोंडे अर्थात सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का जब शोंडादि गण के शब्दों के साथ में जब मेल होगा तब वहां पर जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए एक और सूत्र इसका है, उसको भी देख लेते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास का। और वह सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व, सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च। ये सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च अर्थात इसका ये जो शब्द है वह ये कहता है कि जब सिद्ध शुष्क पक्व और बंध इन शब्दों का योग जब सप्तम्यंत किसी शब्द के समर्थ सुबंध के साथ में हो तब वहां पर भी जो है वह तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष? तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इसका अर्थ है सिद्ध शुष्क पक्व बंध इन पदों का योग सप्तम्यंत समर्थ सुबंत के साथ में हो, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत के साथ में हो तो वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होगा वहां पर? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च ये सूत्र कहता है कि जब सिद्ध शुष्क पक्व और बंध इन शब्दों का योग सप्तम्यंत समर्थ सुबंध के साथ में हो तब जो है वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रसे सिद्धः, जैसे रसे सिद्धः। अब यहां पर सिद्ध पद का योग सप्तम्यंत पद के साथ में है। रसे, रसे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। तो इसका अलौकिक विग्रह होगा रस गी सिद्ध सु, रस गी सिद्ध सु शब्द बनेगा रस सिद्ध। क्या बनेगा? रस सिद्ध। क्लियर? फिर है आतपे शुष्क, आतपे शुष्क, आतपगी शुष्क सु, आतपगी शुष्क सु शब्द बनेगा आतप शुष्क। क्या बना? आतप शुष्क। स्थाल्याम पक्व, स्थालीगी पक्व, स्थालीगी पक्वसु शब्द बनेगा स्थाली पक्व। स्थाली पक्व। फिर है चक्रे बंध। क्या है? चक्रे बंध। चक्र
गी चक्र गी बंध सु, चक्र गी बंध सु शब्द बनेगा चक्रबंध। क्लियर? देखिए यहां पर सिद्ध पद हो गया, ये शुष्क पद हो गया, पक्व शब्द हो गया और बंध शब्द हो गया। सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध शब्दों का योग जब सप्तम्यंत समर्थ सुबंध के साथ में होगा तो वहां पर जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो सप्तमी तत्पुरुष समास के दो सूत्रों को हमने पढ़ा है। एक तो है सप्तमी शोंडे, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय शोंड इसका सबसे फेमस उदाहरण है और यही प्रश्न जो है वह परीक्षा में इसका बार बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है। यहाँ तो अक्षय शोंड में कौन सा समास है, अक्षय शोंड का लौकिक विग्रह क्या होगा ये पूछ लेंगे, अलौकिक विग्रह क्या होगा ये पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका विधायक जो सूत्र है उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, यहां तक वो हो गई, सप्तमी तत्पुरुष समास तक की बात हो गई। अब जो समास तत्पुरुष समास है वह और भी अनेक प्रकार का है, जैसे नए तत्पुरुष समास है, अव्ययी तत्पुरुष समास है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, इसके बाद उपपद तत्पुरुष समास है ना। तो इन सारे समासों में अब बात करते हैं, वह करते हैं अव्ययी तत्पुरुष समास जो है उसकी बात करते हैं। तो पूर्वापराधरोत्तर इसका सूत्र है पूर्वापराधरोत्तर मेक देशी नेकाधिकरणे। ये जो सूत्र है वह कहता है, क्या कहता है कि पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन पद है ना, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन पदों का मेल जब है वह एक देशी वाचक शब्दों के साथ में या अव्यय वाचक शब्दों के साथ में है ना जब होगा तब वहां पर जो समास होगा वह अव्ययी भाव तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? चलिए अब इसका जो अर्थ है उस अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ यह है कि जब अव्ययवाची समर्थ सुबंत का पूर्व, अपर, अधर और उत्तर पद के साथ में जो समास होगा वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यह सूत्र जो है वह षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद है। किसका है? षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद है। ठीक है ना, याद रखना, ये तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद है। इसका अर्थ लिखें, अव्ययवाची समर्थ सुबंत का, अव्ययवाची समर्थ सुबंत का अव्ययवाची समर्थ सुबंत का पूर्व, अपर, अधर, उत्तर पदों के साथ, अव्ययवाची समर्थ सुबंत का पूर्व, अपर, अधर, उत्तर पदों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? याद रखना, ये जो है वह षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद है। अगर इसके उदाहरण परीक्षा में पूछ ले और विकल्प में षष्ठी तत्पुरुष समास भी है और तत्पुरुष समास भी विकल्प में है तो आपको तत्पुरुष समास को ही उसका राइट करना ऑप्शन। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। शब्द है पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य।
पूर्व सु कायसु, पूर्वसु पूर्वसु कायगस, यहां पर षष्ठी विभक्ति है इसलिए यहां पर गस आया। ठीक है, पूर्वम कायस्य पूर्वसु कायगस शब्द बनेगा पूर्व काय। क्या बनेगा? पूर्व काय। फिर है अपरम कायस्य, अपरम कायस्य, अपरसु, अपरसु काय गस, अपरसु काय गस शब्द बनेगा अपर काय, शब्द बनेगा अपर काय। तीसरा है अधर, अधरम कायस्य, क्या बनेगा? अधरम कायस्य, अधरसु काय गस शब्द बनेगा अधर काय। क्या बनेगा? अधर काय। फिर है उत्तर, उत्तर कायस्य, उत्तरम कायस्य शब्द है उत्तर सु काय गस, उत्तर सु काय गस शब्द बनेगा उत्तर काय। शब्द क्या बनेगा? उत्तर काय। क्लियर? जब पूर्व, अपर, अधर और उत्तर इन शब्दों का योग अव्ययवाची शब्दों के साथ में हो, है ना, तब वहां पर जो समास होगा वह तत्पुरुष समास होगा। और ये जो सूत्र है तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास? तो अवयव अवयवी, अवयव अव्ययी तत्पुरुष समास होगा। कैसा होगा? अवयव अव्ययी तत्पुरुष समास वहां पर होगा और उसी का ये सूत्र है। क्लियर? तो ये जो हमने सूत्र पढ़ा वो कौन सा समास का प्रकार है? तो अव्ययी, अवयव अव्ययी भाव जो तत्पुरुष समास है उसका ये सूत्र है। एक अगला सूत्र है वह है अर्धम नपुंसकम। ये इंपॉर्टेंट है और इसका एक ही उदाहरण है, अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम ये शब्द जो कहता है वह ये कहता है कि समांश वाची, है ना, समांश माने समान अंश के वाचक जो शब्द है अर्ध शब्द। कौन सा शब्द? अर्ध शब्द, जो कि नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा। तो समांशवाची अर्ध शब्द जो कि नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, उस समांशवाची अर्ध शब्द का प्रयोग जब अव्ययवाची शब्द के साथ में प्रयोग इसका होगा, तब वहां पर भी जो समास होगा वह अव्यव अव्ययी भाव तत्पुरुष समास होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है अर्धम पिपल्या अर्धम, पिपल्याम पिपल्याः अर्धम। ठीक है, पिपल्या अर्धम इति लौकिक विग्रह, पिपली गस, पिपली गस अर्ध, पिपली गस अर्धसु शब्द बनेगा अर्ध पिपली। क्या बनेगा? अर्ध पिपली। और ये जो इसका एकमात्र उदाहरण जो है वह यही है, अर्ध पिपली। ठीक है, अर्धम नपुंसकम शब्द जो है वह कहता, सूत्र है कहता है कि समांशवाची जो अर्ध शब्द है जो कि क्लीब नपुंसक लिंग में जिसका प्रयोग होता है, वह अर्ध शब्द जिसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा उसका अव्ययवाचक, अव्ययी वाचक शब्द के साथ में जब प्रयोग होगा तब वह जो समास होगा वह अव्ययी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि पिपल्या अर्धम पिपली गस अर्धसु शब्द बनता है अर्ध पिपली। क्लियर? ये इस प्रकार से यहां तक जो हमने देखा वह तत्पुरुष समास जो है वह पंचमी से सप्तमी तत्पुरुष समास
और अवयव अव्ययी तत्पुरुष समास जो है उसको हमने आज यहाँ तक देखा। अगले समास के साथ में नए तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है, गति कुगति प्रादय है ना, गति तत्पुरुष है, इन सारे समासों के साथ में अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।